आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। हमें आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करके हमें ये भी बताएंगे कि इस वीडियो में क्या कमी हुई है, ताकि मैं दोबारा वीडियो बनाते समय उस भूल को सुधार कर सकूं। तो आइए चलते हैं। वर्ग 10 अध्याय की पाठ दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चर राशि। वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है। वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चर राशि कहते हैं। जैसे में क्या क्या होगा, जैसे देख लीजिए, जैसे x y z। दूसरा, चर राशि पढ़ लेने के बाद अब आता है अचर। अचर से मतलब पता चल जाता है, और मैंने होता है नहीं, यानी नहीं बदले मेरा। ये वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर राशि कहते हैं। जैसे में क्या क्या आएगा, जैसे 1 2 3 4 5। इसका मान कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन इसका मान बदलता रहता है। ठीक है ना, इसलिए इसे चर कहते हैं और इसे अचर कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या, देखिए, वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। वैसा समीकरण जिसमें दो चर हो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। देखिएगा, इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a b c मेंबर ऑफ r, यानी कि ए बी सी डी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तथा x y चर राशियाँ क्या होती है, चर राशियाँ, यानी वेरिएबल इसको बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वेरिएबल्स। अगला, रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले
रैखिक समीकरण को जब एक साथ लिखा जाता है तो उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे देखिएगा 2x 3y × 5, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। 3x + 5 = 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। दोनों को एक साथ मिलाया जाए तो क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं या जोड़ा कहते हैं। ठीक है, अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। किसी समीकरण के x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को उसका आलेख कहते हैं। 2x + y - 4 का आलेख खींचे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका हल निकालेंगे। हल निकालते हैं। माना जब x = 0 तो y तो 2 × 0 + y - 4 = 0। ठीक है, तो 0 से 2 में गुना किया जाएगा तो 0 हो जाएगा कि y = y - 4 = 0। y = कितना हो गया? 4 हो गया क्योंकि x = 0, y = 4। ठीक, दूसरी बार देखिएगा। जब y = 0 तो अब y का मान क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। 2x + 0 - 4 = 0। ठीक है, तो 2x 0 तो 0 खत्म हो गया, -4 = 0। ठीक, अब देखिए माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2x = 4। अब x के गुना में 2 है, ये जाएगा तो इधर में भागा में हो जाता है। तो क्या होता है? भाग में हो जाता है, यानी कि 2x x = 4/2, 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। अब देखिएगा इसका आलेख आया x y = 0 तो x बराबर कितना? 2। अब इसका बॉक्स बनाते हैं x और y का। चलिए x और y देखिएगा। पहला हमने माना था जब x = 0, x 0 था, x 0 0 जब x हुआ तो y कितना आया? 4। तो इसका साइन 4 लिखेंगे, बॉक्स को खत्म करेंगे। दूसरा चलिए, दूसरा में आया है कंडीशन 1 मान लिया जाएगा, कंडीशन 2 मान लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए x बराबर y = 0 आया है, x बराबर कितना आया है? 2 आया है।
अब इसी को हम आलेख पर क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। चलिए आलेख बनाते हैं। ई एक्स होता है, ई वाई होता है, ई वाई डैश होता है, ई एक्स डैश होता है। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4। ठीक, यहाँ इधर में माइनस वाला आता है, क्या आता है, माइनस वाला, -1 -2 -3 -4। ठीक है, यहाँ बराबर बराबर नहीं है, इसलिए हाथ से खींच रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर पे अच्छा बनता है, इसलिए आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं। 1 2 3 4, इसके लिए -1 -2 -3 -4। ठीक, अब चलिए हम लोग बिंदुओं को देखेंगे। x0, तो x0 यहाँ आ जाएगा, y कितना है 4, y4, y4 यहाँ आ जाएगा ना। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एक हटा देते हैं, y4 यहाँ आ जाएगा। ठीक, x0 y4, तो यहाँ ये बिंदु मान लिया गया 0 और 4 हो गया। ठीक, दूसरा देखिए x2 है, x2 x अक्ष पर आएगा, यहाँ 2 हो गया, y0 है तो यहीं आ जाएगा, यहाँ b मान लिया जाए तो 2 और 0। देखिए अब दोनों को क्या किया जाता है, ये बिंदु को और इस बिंदु को मिलाया जाएगा, यही क्या कहलाता है, आलेखीय विधि से हल कहलाता है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जुग्म का ज्यामितीय अर्थ, दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म का ज्यामितीय अर्थ के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म मान लिया जाए, समीकरण एक है a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1, इस समीकरण एक माना जाए। ठीक है, दूसरा a2x b2y इक्वल टू c2, इसको समीकरण 2 माना जाए, तो इसका हल होगा, कैसा होगा ये देखिएगा। इसका हल अद्वितीय होगा कब, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो। कहने का अर्थ यहाँ हम आपको बगल में समझाते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये एक नंबर हो गया। 3x प्लस 5y इक्वल टू 7, ये 2 नंबर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम इसमें देखते हैं ए कौन है, बी कौन है। a1, इस देखिए ये वाला a1 इक्वल टू, देखिएगा, फिर ये वाला b1 इक्वल टू 3, ये वाला c1 इक्वल टू 6, यानी कि पहला समीकरण का a1 ही आता है, दूसरा समीकरण का 2 आता है। देखिएगा a2 तो 3 आ जाएगा, a2 इक्वल टू 3, b2 तो b2 आएगा 5, c2 तो c2 तीसरा नंबर 7। देखिएगा, कहने का अर्थ है, मैंने बताया अद्वितीय हल होगा और केवल यदि a1 बटा a2, a1 देखिए a1 बटा a2, a1 कितना है 2, a2 कितना है 3। ठीक है, फिर दूसरा देखिए b1 बटा b2, b1 कितना है 3, b2 कितना है 5। देखिएगा, अब दोनों का मान देखिएगा, a1 बटा a2 2 बटा 3 है और b1 बटा b2 3 बटा 5 है ना। तो यहाँ a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। ठीक है ना, a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। तो a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू, इसका बराबर नहीं होता है, बराबर को काट दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो तो इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब केवल एक ही हल होगा। दूसरा, किसी समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब a1 बटा a2 हो, क्या हो, a1 बटा a2 हो बराबर b1 बटा b2 के, दोनों बराबर हो, a1 बटा a2 बराबर हो, b1 बटा b2 बराबर हो, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हो तो कोई हल
नहीं होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। उसी समीकरण को हम लोग दूसरा समीकरण को लेकर के उसको उसी तरह के हम लोग जांच कर सकते हैं। फिर देखिएगा तीसरा अनंत हल होगा, कब होगा, देखिएगा a1 बटा a2, देखिएगा यहाँ बराबर है b1 बटा b2, फिर बराबर है c1 बटा c2, यानी कि हम लोगों ने हाँ a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 निकाल कर देखें, यदि सारा का सारा बराबर हो जाए तो अनंत हल होता है, ठीक है, नहीं तो नहीं होता है। देखिए अब संगत, विरोधी और अविरोधी के बारे में हम जानेंगे। देखिए संगत या संगत को ही अविरोधी कहते हैं। जिस समीकरण का हल संभव है, क्या है, देखिए इसका हल निकलता है उसे क्या कहते हैं, संगत या अविरोधी कहते हैं। क्या कहते हैं, संगत या अविरोधी कहते हैं। जबकि जिसका हल संभव नहीं यानी कि जिसका हल निकलता नहीं है उसे असंगत या विरोधी कहा जाता है। विरोधी मतलब विरोध करने वाला। जैसे देखिए रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 है, इसको समीकरण 1 माना जाए। दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, इसे समीकरण 2 माना जाए। तो देखिएगा तो फर्स्ट नंबर हल क्या होगा, असंगत होगा, असंगत होगा यानी कि हल नहीं होगा। कब, जब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो, ठीक है। यहाँ देखिएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हो तो क्या होता है, असंगत हल होता है, पहला। दूसरा देखिएगा संगत हल होगा, कब होगा, संगत और अद्वितीय, अद्वितीय मतलब केवल एक हल होगा। कब, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तीसरा इसका हल संगत और अनंत हल होगा, कब होगा, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, यानी कि पूरा का पूरा बराबर हो, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो उसका क्या होता है, अनंत यानी कि अनेक हल होता है, ठीक है। तब हाँ देखिए रैखिक समीकरण जुम को निरूपित करने वाली रेखाएं, यानी कि कब कैसा रेखा होगा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी इसके हल होते हैं वो रेखाओं पर ही निर्भर होता है। इसलिए पहला है प्रतिच्छेदी होगी यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 हो। मतलब क्या होता है कि देखिएगा किसी समीकरण का हल अद्वितीय हो तो उसकी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती है। यानी कि एक रेखा इस तरह हो, दूसरी रेखा इसको काटती है तो इसे क्या कहा जाता है, प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। यानी कि अद्वितीय हल का क्या कैसा रेखा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। दूसरा होगा संपाती होगी, संपाती। संपाती कब होगा, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। संपाती का मतलब क्या होता है, संपाती यानी कि ओवरलैपिंग, यानी कि एक रेखा खींची हुई हो उसी पर दूसरी रेखा ओवरलैप कर जाए, ऊपर से नहीं, एक एक पर एक रेखा ये हो उसी के ऊपर दूसरी रेखा पूरा इसी के ऊपर हो तो क्या कहलाता है, संपाती होता है। इस तरह से संपाती जब होगा तो क्या होगा, अनंत हल होगा। कैसा हल होगा, अनंत हल होगा। क्या होगा, अनंत हल होगा। इसका इस रेखा का अद्वितीय होता है, अद्वितीय हल होता है, ठीक है। तीसरा रेखा है समांतर रेखा। समांतर रेखा कब होगा, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। देखिएगा इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है। समांतर का मतलब होता है समान दूरी। जब देखिए हल तब होता है जब रेखाएं एक दूसरे को काटती है। क्या होता है, समीकरण का हल तभी संभव है जब रेखा एक दूसरे को काटे, लेकिन समांतर में रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, जैसे कि रेल की पटरी। जब समांतर रेखा होती है तो उसका कोई भी हल नहीं होता है, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।